प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने एकात्मक सरकार के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे फेडरल गवर्नमेंट यानी कि संघात्मक सरकार। हम सभी जानते हैं कि संघात्मक सरकार संघवाद की अवधारणा पर आधारित होती है। संघवाद की जड़ें प्राचीन समय में भी किसी न किसी रूप में विद्यमान थी और आधुनिक समय में भी संघवाद का सबसे उपयुक्त उदाहरण अमेरिका में देखने को मिलता है और जो संपूर्ण विश्व है वो भी निरंतर संघवाद की ओर बढ़ रहा है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात संघवाद को एक झटका लगा था, लेकिन संघवाद अभी भी अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। आज भारत में स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूगोस्लाविया, अमेरिका आदि देशों में संघवाद अपनी चरम सीमा पर देखने को मिलता है। प्रश्न उठता है कि वास्तव में है क्या संघात्मक सरकार क्या है? संघात्मक सरकार की अवधारणा संघ शब्द पर आधारित है। अंग्रेजी भाषा में संघ शब्द के लिए किसका प्रयोग किया गया है? फेडरेशन शब्द का प्रयोग होता है और ये फेडरेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द फोडस से निकला है, FOEDUS, फोडस, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। इस तरह से शाब्दिक दृष्टिकोण के आधार पर संघात्मक सरकार समझौते पर निर्मित सरकार है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अनेक इकाइयां कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक केंद्रीय सरकार का गठन करती हैं और शेष विषयों में अपनी अलग अलग स्वतंत्र सत्ता को कायम रखते हैं। केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश का शासन चलाती है और केंद्रीय सरकार के साथ साथ इसमें प्रांतीय और प्रादेशिक सरकार की स्वतंत्रता भी बनी रहती है। प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्र में सर्वशक्तिमान होती है और दोनों ही सरकारें एक दूसरे के क्षेत्राधिकार से बचने का प्रयास करती हैं। इससे प्रकट होता है कि संघात्मक सरकार कैसी दोहरी सरकार होती है। इसमें एक तो केंद्रीय सरकार होती है और दूसरी प्रांतीय सरकारें होती हैं और प्रांतीय जो सरकारें होती हैं उनकी भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। ऐसी सरकार में संविधान भी सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों को संविधान के अंतर्गत ही देश का शासन चलाना होता है। अतः संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि संघात्मक शासन वह होता है जहां संविधान के द्वारा शक्तियां केंद्र और प्रांतों में बटी होती हैं और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र रहकर संघात्मक शासन की सफलता के लिए सह अस्तित्व की भावना के आधार पर कार्य करती हैं। अनेक विद्वानों ने संघात्मक सरकार को निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया है। जैसे फाइनर के अनुसार संघात्मक शासन वह है जिसमें सत्ता एवं शक्ति का एक भाग संघीय इकाइयों या प्रांतों में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्रीय संस्था में निहित होता है जो क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा जानबूझकर संगठित की जाती है। दूसरा आता है मॉन्टेस्क्यू के अनुसार संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने को सहमत हो जाते हैं। डाइसी ने कहा है कि संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ सारे राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित किया जाता है। गार्नर का कहना था कि संघात्मक सरकार एक ऐसी
प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक सामान्य प्रभुसत्ता के अधीन होती हैं और यह सरकारें अपने अपने निश्चित क्षेत्र में सर्वोच्च होती हैं। उनका कार्यक्षेत्र संविधान द्वारा ही निश्चित किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं। उन डेफिनेशंस के निष्कर्ष ये के आधार पर हम ये कह जा सकते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र व इकाइयों के मध्य संविधान या कानूनी सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है, जो कि अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहते हुए केंद्र व राज्यों में या केंद्र व प्रादेशिक इकाइयों में के प्रति जो दोनों सरकारें हैं वो अंतिम रूप से संविधान के प्रति उत्तरदायी होती हैं और ये जो होती हैं वो एक दूसरे के अधीन में रह करके वो सामंजस्य के रूप में कार्य करती हैं। अब एक और प्रश्न आता है, जैसे भारत के लिए कहा जाता है ये पूरी तरह से ना तो संघात्मक है ना पूरी तरह से एकात्मक है, इसको कॉन्फेडरेशन या परिसंघ भी कहा जाता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था परिसंघात्मक और एकात्मक शासन के बीच की व्यवस्था है। परिसंघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के पूरी तरह से विपरीत है। इसमें क्या होता है, को-फेडरेशन में कि स्वतंत्र राज्यों में कुछ महत्वपूर्ण मामलों में कुशल सहयोग को बढ़ाने के लिए को-फेडरेशन में शामिल होने वाले राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम होती है, जैसे सामूहिक सुरक्षा है, आर्थिक सहयोग आदि के लिए कुछ शक्तियां राज्य सरकारों द्वारा परिसंघ सरकार को दे दी जाती हैं और ये शक्तियां संवैधानिक सत्ता की देन नहीं होती, ये तो आपस के समझौते के आधार पर उनको दी जाती हैं। तो इस तरह से जो ये माना जा सकता है कि परिसंघात्मक जो सरकार होती है वो अस्थायी होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है, संघात्मक इकाइयों द्वारा निश्चित उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से किया जाता है। निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के बाद या तो ये सरकारें विघटित हो जाती हैं या संघ राज्य की ओर उन्मुख हो जाती हैं। इसके विपरीत जो संघात्मक सरकार होती है वो सरकारें स्थायी होती हैं और उनका निर्माण दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी बात आती है कि संघात्मक शासन में जो इकाइयां होती हैं वो स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न नहीं होती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार या संविधान ही सर्वोच्च सत्ता का स्वामी होता है। संघ निर्माण के बाद संप्रभु शक्तियां इकाइयों द्वारा केंद्रीय सरकार को सौंप दी जाती हैं। इसके विपरीत परिसंघात्मक सरकार प्रभुसत्ता से विहीन होती है, क्योंकि वास्तविक प्रभुसत्ता किसमें होती है, समझौता करने वाली इकाइयों के पास रह जाती है। जहां संघात्मक सरकार में दोहरी नागरिकता दोहरी सरकार का समावेश होता है, जबकि परिसंघात्मक सरकार में नागरिकता और संघीय सरकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इस तरह से ये माना जा सकता है कि जो परिसंघात्मक सरकार है वो अस्थायी सरकार होती है और वो केंद्रीय सरकार की जो शक्तियां होती है वो सीमित होती हैं और ये वास्तव में इसका रूप क्या होता है, राज्य सरकारों द्वारा अपनी कुछ शक्तियों का उनको शक्तियां प्रदत्त कर दी जाती हैं जिस पर वो कानून बनाती हैं। अब है कि संघात्मक शासन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं। संघात्मक सरकार जो उनमें हम कुछ मापदंड हैं उनके, जैसे कि सर्वोच्च लिखित और कठोर संविधान होना आवश्यक है। संघात्मकता की क्यों आवश्यक है आप ये देख लीजिए, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा कि केंद्र और राज्यों में शक्तियां पाई जाती हैं, तो सर्वोच्च संविधान होगा, लिखित संविधान होगा, तभी तो उसमें क्या होगा, शक्तियों का बंटवारा होगा, विभाजन किया जा सकेगा और राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए संविधान का सर्वोच्च होना भी आवश्यक है। जिस शासन व्यवस्था में संविधान के अनुसार कानूनों और नियमों का निर्माण नहीं होता वह व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था
नहीं हो सकती है। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि कठोर संविधान का मतलब ये होता है कि अगर कोई संविधान बहुत लचीला होगा, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया लचीली होगी, तो वह बहुत जल्दी जल्दी वो अस्थिर संविधान हो जाएगा, क्योंकि उसमें संशोधन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये है कि कठोर संविधान के होने से कोई भी सरकार सरलता से कानूनों में परिवर्तन नहीं कर सकती है और न ही नए कानूनों का निर्माण कर सकती है। यदि किसी सरकार को संविधान में संशोधन का एक तरफा अधिकार दिया गया तो उससे संघात्मकता को गहरा आघात पहुंच सकता है। डाइसी ने भी संविधान की अटलता और अपरिवर्तनशीलता का ही समर्थन किया है। अमेरिका में संविधान की कठोरता के कारण ही वहां संघवाद अधिक प्रभावी है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि संविधान का लिखित, कठोर व सर्वोच्च रूप ही संघवाद का आधारभूत सिद्धांत है। इसके अभाव में किसी भी देश में संघात्मक सरकार या शासन की स्थापना नहीं की जा सकती है। अगला बिंदु आता है हमारे पास शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि केंद्र व प्रांतीय सरकारों के बीच संविधान द्वारा स्पष्ट तौर पर शक्तियों का बंटवारा किया जाए, क्योंकि संघात्मक सरकार की स्थापना वहीं पर हो सकती है जहां शक्तियों का विभाजन केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच में होता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय तो केंद्रीय सरकार को दे दिए जाते हैं तथा कम महत्वपूर्ण विषय प्रांतीय सरकारों के क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं। इस विभाजन का उद्देश्य यही होता है कि दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में सीमित रहेंगी और एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप करके संघ को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। इस संबंध में स्ट्रॉन्ग का कहना था कि शक्ति विभाजन का लक्ष्य यह होता है कि संघ तथा संघ निर्मात्री इकाइयां अपने अपने क्षेत्रों में सीमित हैं और उनमें से कोई भी सर्वोच्च नहीं है। अमेरिका में शक्ति विभाजन के सिद्धांत का कठोरता से पालन किया गया है। इसलिए संघवाद के लिए शक्तियों का स्पष्ट और लिखित बंटवारा होना जरूरी है और इसके बिना संघवाद शासन को सफल नहीं बनाया जा सकता है। तीसरी विशेषता है इसकी दोहरी नागरिकता। जैसा मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि संघात्मक सरकार की ये विशेषता है कि इसमें केंद्र और राज्यों की अलग अलग नागरिकता होती है, जबकि भारत एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जिसमें इकहरी नागरिकता है, वहां पर दोहरी नागरिकता का अभाव पाया जाता है। अगला इसमें है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की सर्वोच्चता की जिस तरह से इसमें सर्वोच्च संविधान की बात है, उसी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना संघवाद की विशेषता है, क्योंकि इसमें कानून की व्याख्या, शक्तियों का प्रयोग, केंद्र प्रांतों में झगड़े हो सकते हैं। इसीलिए ये आवश्यक है कि ऐसी न्यायपालिका हो ताकि वह अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से दे सके। अमेरिका तथा भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है और न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, सर्वोच्च होना संघात्मक शासन की सफलता का आधार कहा जा सकता है। द्विसदनीय विधायिका। संघात्मक शासन में मुख्य रूप से दो सदनों का होना जरूरी है। एक सदन तो सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा प्रांतों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन हो गए। ये दोनों सदन एक दूसरे की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगा करके रखते हैं। अमेरिका में भी प्रतिनिधि सदन और सीनेट दो सदन होते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मुख्य रूप से जो विशेषताएं हैं कि लिखित और कठोर संविधान, स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका, द्विसदनीय विधानमंडल, दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, ये सब बातें संघात्मक शासन व्यवस्था का आधार कही जा सकती हैं और इसके
बिना किसी भी संघवाद की कल्पना करना निरर्थक है। अमेरिका में चूंकि ये पूरी विशेषताएं पाई जाती हैं, इसीलिए उसे सफल संघात्मक राज्य का दर्जा दिया गया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि संघात्मक शासन की क्या क्या विशेषताएं हैं। थैंक यू।